मित्रों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से। और आप देख रहे हैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल। हम लोग आज दोस्तों चर्चा करेंगे राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था पर और उससे जुड़े हुए आंगनवाड़ी क्षेत्र में। और तो वो बातचीत मैं शुरू करूं उसके पहले ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है महावीर समता संदेश को, तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है दोस्तों कि हम जब भी नया वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है और लगता कुछ नहीं है, नुकसान कुछ नहीं है और मुफ्त में होता है ये। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और फॉरवर्ड करें, दूसरे सोशल ग्रुप्स में भी डालें, अपने मित्रों और परिजनों को भी बताएं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पर कोई कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। अब मैं आपको इस शिक्षा व्यवस्था पर बात करता हूँ। शिक्षा व्यवस्था की जो हालत है राजस्थान में, वो तो खैर अपनी जगह है ही, वो रसातल में पहुंचती नजर आ रही है और कगार पे खड़ी है। हाँ दोस्तों, पर हम ये बात हम नहीं कर रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा अपनी वेबसाइट पर डाले आंकड़े बताते हैं कि स्कूलों में पिछले साल की तुलना में बच्चों का नामांकन कम हुआ है और ड्रॉप आउट रेट बढ़ी है। मतलब सन 2021-22 में बच्चों का स्कूल प्रवेश नामांकन 98 लाख बच्चे थे, जो अब 72 लाख बच्चे हो गए हैं। मतलब इतना नामांकन गिर गया है, 98 लाख से 72 लाख हो गया। तो ये शिक्षा कम हो रही है ना। शिक्षा का रसातल में पहुंचने का क्या मतलब है? शिक्षा बच्चों का अगर नामांकन ही कम होगा, प्रवेश ही कम होगा स्कूल में, तो शिक्षा कैसे बढ़ेगी? शिक्षा नहीं बढ़ सकती। तो ये और ये सब हो रहा है शिक्षा विभाग, मंत्री और उच्च पदस्थ अधिकारियों के चलते। आश्चर्य की बात यह है कि 30 से 35% अध्यापकों की स्वीकृत पद खाली हैं। मतलब जो टीचर्स हैं वो ही खाली हैं, पड़े हैं। और सरकार स्कूलों में अध्यापक लगाने के बजाय स्कूल बंद करने पर ज़्यादा जोर दे रही है। सरकार चाहती है कि शिक्षा का निजी क्षेत्र को दे दिया जाए। इससे सरकार का भार तो कम होगा ही, भार कम हो जाएगा, लेकिन मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का दम भर निकल जाएगा। राजस्थान में कुल 3,71,000 कर्मचारी हैं, उसमें से 1,16,000 पद खाली हैं। इसमें सबसे ज़्यादा तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की हालत खराब है। बहुत कुल 27,000 कुल स्वीकृत पद हैं, उसमें से 22,000 पद खाली पड़े हैं। मतलब पूरा राजस्थान, सारे स्कूल और ऑफिस, सारी व्यवस्थाएं केवल और केवल 22% लोगों पर 5,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर निर्भर है। तो आप सोच सकते हैं कि जो ये काम है, जो 27,000 लोगों का है, वो 5,000 आदमी करेंगे तो कैसे व्यवस्थित होगा? कहीं ना कहीं तो उसकी कमजोरी आएगी ही। इसी तरह से शिक्षा उनके काम, शिक्षकों का
शिक्षक को भी इनके काम करने पड़ रहे हैं। परिणाम बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। राजस्थान के कुल 1,16,000 खाली पदों में से अध्यापकों के 70,000 पद खाली पड़े हैं। जो टीचर्स हैं, जो शिक्षा का मतलब ही अध्यापक होता है कि भाई अध्यापक हैं तो ही पढ़ाई होगी। खाली बिल्डिंग में अगर अध्यापक नहीं है तो पढ़ाई क्या है, और अगर स्कूल में बच्चे नहीं है तो स्कूल क्या है। तो दोनों ही का बात है कि स्कूल में बच्चे भी चाहिए और शिक्षक भी चाहिए। तो बच्चे भी कम हो रहे हैं और शिक्षक भी नहीं है, दोनों बातें हैं इसमें। इसमें भी सबसे ज़्यादा खाली पदों की परेशानी 8वीं कक्षा 1 से 8 तक के कक्षाओं के स्कूलों की है, जहां अधिकतर ग्रामीण इलाकों में है और बहुत से स्कूल 1 या 2 अध्यापकों के भरोसे चल रहे हैं। मतलब 8 क्लासें हैं और 2 अध्यापक ही हैं, तो 2 अध्यापक 8 क्लासों को कैसे पढ़ाएंगे। और कहीं कहीं तो एक ही है, तो ये एक अध्यापक 8 क्लासों को कैसे पढ़ा सकता है, और 2 अध्यापक भी हो तो कैसे पढ़ा सकता है। ये एक सोचनीय बात है। सरकारी स्कूलों में हिंदी माध्यम से वरिष्ठ शिक्षकों के 51,054 पद हैं। उसमें से 25,996 पद रिक्त पड़े हैं। आचार्य एवं समकक्ष 7,738 पद हैं। उसमें से 7,090 पद खाली पड़े हैं। 17,738 पदों में से 7,090 पद रिक्त पड़े हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल में प्रथम के 1,14,510 पद की जगह 1,05,914 शिक्षक ही सेवा में हैं। थर्ड ग्रेड लेवल 2 के 57,235 पदों में से 5,855 पद खाली हैं। शारीरिक शिक्षा के भी कई पद शिक्षकों के खाली हैं। तो इस तरह से मतलब सारी व्यवस्था में शिक्षकों के 70,000 से भी ज़्यादा पद खाली हैं। ये तो वो हैं जो सरकार ने मतलब स्वीकृत कर रखे हैं, लेकिन जैसे प्रमोशन हो गए स्कूल और जैसे नए स्कूल खुले, उनमें जो शिक्षक चाहिए और जो स्वीकृत नहीं हुए हैं अभी तक, वो तो खाली है ही है। तो मतलब लगभग 1 लाख शिक्षक खाली हैं। तो ये मतलब अगर 1 लाख पद खाली हैं या 1 लाख नहीं है, शिक्षकों की कमी है, तो और इसमें फिर वो भी है कि स्टूडेंट टीचर्स का जो कितने स्टूडेंट्स में कितने टीचर होने चाहिए, वो बाहर का भी सवाल है। तो अगर ये टीचर ही नहीं है तो शिक्षा कैसे होगी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है और बड़ा सवाल है। शिक्षा के केंद्र सरकार ने केवल ये तो राजस्थान शिक्षा की हालत है। केंद्र सरकार की भी प्राथमिकता में शिक्षा नहीं है, कहीं नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार की निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने जो अभी संसद में बजट पेश किया 1 फरवरी को, उसमें शिक्षा के बजट में सिर्फ 2.53% ही रखा है धन जो आवंटित होगा शिक्षा के लिए। तो इतने कम मतलब धन में शिक्षा का अच्छा पक्ष कैसे देखा जा सकता है, मतलब कैसे इसको अच्छी बनाई जा सकती है, गुणवत्ता युक्त बनाई जा सकती है, ये बड़ा सवाल है। और ये इसलिए भी बड़ा सवाल है कि अभी जो नई शिक्षा नीति बनी है, कस्तूरी रंजन जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी और उसने जो शिक्षा नीति बनाई है, हालांकि वो शिक्षा नीति भी पूरी व्यापारियों के और
उसके हाथ में है, लेकिन फिर भी उसमें ये है कि वो जो है शिक्षा नीति है, उसमें 6% का जो है खर्चा करने की बात कही थी सरकार ने। बजट मतलब सरकार उन्होंने ये वो दिया था कि भाई हम 6% कम से कम शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, ये सिफारिश की थी। लेकिन इस सरकार ने 2.5% ही खर्च कर रही है, 2.52%। तो आधे से भी कम। आप शिक्षा की गुणवत्ता भी बनाना चाहते हैं, आप बच्चों को शिक्षा देना भी चाहते हैं और शिक्षा की बातें भी करना चाहते हैं, तो टीचर भी नहीं लगाएंगे और शिक्षा पे बजट भी 2.4% 2.5% ही रखेंगे, तो ये कैसे होगा? अच्छा, ये बात जो मैं कह रहा हूँ, मतलब कस्तूरी रंजन जी ने जो बात कही 6% की, ये बात तो कोठारी कमीशन ने 1965-66 में कह दी थी। उस उनकी कोठारी कमीशन जो बना था उस समय पहला ही कमीशन था शिक्षा के ऊपर, और उन्होंने ये बात कही थी कि शिक्षा पे जीडीपी का कम से कम 6% खर्च होना चाहिए। तो जीडीपी का 6% के बजाय बजट का 2.5% है हमारे यहाँ, 2.52% ही हमारे यहाँ अभी बजट में रखा है। तो 50, 60, 55 साल पहले जो उन्होंने कोठारी कमीशन की जो सिफारिश थी, वो इतने सालों में किसी सरकार ने पूरी नहीं की। ये नरेंद्र मोदी सरकार की ही बात नहीं है, पूरी किसी भी सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। और कुछ, हाँ, ये सब जरूर है कि अर्जुन सिंह वगैरह जब शिक्षा मंत्री थे तो 4% तक बजट का 4% जरूर उन्होंने प्रावधान किया था, लेकिन फिर इन 10 सालों में धीरे धीरे ये कम होते होते 2.5% हो गया। और अभी इसमें एक और जोल है, जो रखा है बजट में, जो रखा जाता है वो पूरा खर्च भी नहीं होता है, उसको रोक लिया जाता है या रिवाइज बजट में कट कर दिया जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या शिक्षा व्यवस्था के साथ है। और और ये सारी बातें जो है ना, ये जब शिक्षा का अधिकार बच्चों को नहीं मिला था तब की बात है। मतलब 2009 में जब आपने ये कहा कि 8वीं तक की शिक्षा, मतलब 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना होगा। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने में 1 पैसे का भी बजट नहीं बढ़ाया, न नया कोई स्कूल खोला। उन्होंने तो साफ ही कहा था कि हम स्कूल नहीं खोलेंगे और बजट नहीं बढ़ाएंगे। जब बजट नहीं बढ़ाओगे और स्कूल नहीं खोलोगे तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कैसे हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है, लेकिन इसका कोई जवाब सरकार नहीं दे रही है। और ये वो सरकार भी नहीं दे रही थी, मनमोहन सिंह वाली सरकार भी नहीं दे रही थी, क्योंकि उन्हीं के राज में ये अधिकार मिला था, मूल अधिकार बनाया गया था। लेकिन ये सरकार भी जो अपने आप को शिक्षा की नई व्यवस्था और बहुत सारी बातें कहती है कि हम शिक्षा को ऐसे बदल रहे हैं, वैसे बदल रहे हैं, लेकिन वो भी शिक्षा पे बजट नहीं बढ़ा रही है। जब शिक्षा पे बजट ही नहीं बढ़ाओगे तो कैसे जो है शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी? ये एक यक्ष प्रश्न है, सबके सामने है, सरकार के सामने भी है, जनता के सामने भी है। इस पे सोचना, विचार करने की जरूरत है। और बड़ा सवाल इसमें यह भी है कि क्या सरकार के प्राथमिकताओं में है शिक्षा? शिक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में है ही नहीं, ये एक बड़ी समस्या है। इसलिए इसके ऊपर विचार होना जरूरी है। अब मैं थोड़ी सी बात आंगनवाड़ी की करता हूं, क्योंकि आंगनवाड़ी में भी थोड़ा सा जोल है। आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी का क्या मतलब है? पहली बात तो ये है कि आंगनवाड़ी एक व्यवस्था है, एक योजना है जो 3 साल से 6 साल तक के बच्चों के लिए और उनकी माओं के, जो गर्भवती महिलाएं हैं या जिनके बहुत छोटे बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य का और उनकी पोषाहार का ध्यान रखने वाली एक संस्था है जिसको आंगनवाड़ी कहते हैं। ठीक है। और खास तौर से ये ग्रामीण क्षेत्रों में है। ग्रामीण
भारत के ग्रामीण माँ बच्ची के देखभाल केंद्र हैं, उनको आंगनवाड़ी कहा जाता है। बच्चों के भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के रूप में 1975 में शायद या 95 में, पता नहीं, शुरू किया था ये कार्यक्रम। और आंगनवाड़ी यानी आंगन आश्रम, आंगनवाड़ी सहायक, तो ये आंगनवाड़ी का है। लेकिन अभी आंगनवाड़ी की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राजस्थान सरकार ने 2000 आंगनवाड़ियों को आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र बनाने की बात कही थी, जो अब सिर्फ 235 अभी तक हम राजस्थान की शिक्षा की बात कर रहे थे, अब थोड़ी बात बच्चों को शुद्ध पेयजल, गर्म पोषाहार उपलब्ध कराने के साथ साथ वहां सुविधाएं विकसित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में किया जा रहा था। ये 2000 केंद्र बनाने थे, लेकिन अब 365 केंद्र ही आदर्श केंद्र बनाए जाएंगे। क्योंकि बजट नहीं है, बजट होगा कैसे? 2.52% में कहाँ से बजट आएगा? और महिला और पोषाहार तो और भी कम है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसके लिए भी 20 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन सिर्फ 6 करोड़ 52 लाख रुपए का ही की स्वीकृति मिली है। प्रदेश में 62,020 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उसमें से 35,000 केंद्र ही चल रहे हैं। 35,000 केंद्र के पास अपने भवन हैं, बाकी कुछ किराए के उसमें चल रहे हैं, और अध्यापक किसी में भी नहीं है। अध्यापक नहीं है तो वहाँ पर जो प्री स्कूल की शिक्षा देने की व्यवस्था करनी है, वो कैसे होगी? ये एक अक्ष प्रश्न इसमें भी है। एकीकृत बाल विकास सेवा आंगनवाड़ी, तो यहाँ पे भी आपके यही लोचा है कि बजट नहीं है। आंगनवाड़ी सहायकों का मानदेय 5,370 से बढ़कर 7,250 रुपये कर दिया गया है, और आंगनवाड़ी की महिलाओं को 5 से 5.5 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। तो 5 से 5.5 घंटे की ड्यूटी करने के बाद भी इनका जो पारिश्रमिक है वो बहुत कम है, मानदेय के नाम से दिया जाता है, और वो बहुत ही कम है। उसको सरकार को बढ़ाने की मांग की जा रही है बहुत सी जगह, और हर एक प्रदेश में लगभग, ये भारत सरकार की योजना है, तो हर एक प्रदेश में लगभग ये केंद्र जो है स्थापित है, लेकिन इनके वहाँ पर विरोध आंदोलन चल रहे हैं सभी प्रदेश में। राजस्थान में भी आंदोलन चल रहा है, और इसी के साथ साथ जो स्कूलों में बच्चों को पोषाहार देने के लिए जो योजना बनाई हुई है, उसमें जो कुक और हेल्पर काम करते हैं, उनकी भी बड़ी समस्या है। उनको भी मानदेय बहुत ही कम, 70 रुपये रोज के करीब मानदेय दिया जा रहा है, जो बहुत ही कम है, जबकि काम उनसे पूरे दिन का लगभग, क्योंकि खाना बनाना, बना करके खिलाना, खिलाने के बाद उसकी सफाई करना, ये सारे काम उसमें हैं, तो वो बहुत ही कम मानदेय पर वो लोग भी काम कर रहे हैं, और उनके भी आंदोलन यहाँ राजस्थान में, खासतौर से उदयपुर क्षेत्र में, डूंगरपुर में और बांसवाड़ा वगैरह में, इन जिलों में जहाँ आदिवासी ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पर चल रहे हैं। तो इसी के साथ हम आशा करते हैं कि सरकार इन बातों पर ध्यान देगी और कुछ अच्छा और
सकारात्मक सोच करके इन लोगों की कठिनाइयों को दूर करेंगे। इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें, दूसरे लोगों को भी कहें कि ये देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और नए